मेरी तरफ से खामोश मुस्कुराहट के सिवा कोई जवाब न पाकर उसे अचानक असद खान याद आ गया। तकलीम असद, आपको क्या बताना चाह रहा था? उसने यकायक संजीदा होकर पूछा। छोटा राजन यहाँ एक बड़ा नाम है। मैंने पुरस्कून होकर अपनी बात शुरू की। उसकी कहानी सोबराज से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दुनिया का कोई मुजरिम अपने जोर बाजू और जहानत के बल पर नाकाबिल तस्खीर नहीं बनता। उसे अयाश तबाह और करप्ट अफसरान रफ्ता रफ्ता इतना बड़ा बना देते हैं कि आखिरकार वो खुद इस अफरीज से डरने लगते हैं। राजन ने नाजायज सराय से कमाई हुई बेहिसाब दौलत को बहुत करीने से इस्तेमाल किया है। बाहर से करोड़ों कमाने के बाद वो किसी फयाज शहजादे की तरह यहाँ आया है। अपने पुरताइश दावतों के जरिए उसने बैंकॉक के मुख्तदिर हलकों में इस कदर असर और सूख हासिल किया है कि उसके जराइम के बारे में गर्दिश करने वाली कहानियों को कोई अहमियत नहीं देता। सबूत के बगैर फैलने वाले किस्सों को राजन के हासदों की शर्मंगेजी करार देकर मुस्तरद कर दिया जाता है। इसके पालतू गुंडों के खौफ से हर शख्स उसके सामने आते हुए डरता है। वो अपने मुखालफों को बहुत सफाई और सफाकी से हमेशा के लिए गायब करा देता है। इसके ये पालतू गुंडे बैंकॉक की इंतजामिया को नजर नहीं आते? गजाला ने मेरी बात काट कर हैरत से सवाल किया। वो यहाँ कारोबार कर रहा है। कई नाइट क्लब और कैसीनो उसकी मलकियत है। ऐसे कामों को चलाने के लिए दादागीर किस्म के चंद तनोमंद और झगड़ालू आदमी जरूरी होते हैं। उसने बहुत चालाकी के साथ इस नुक्ते से फायदा उठाया है और अब यहाँ का सबसे बड़ा गिरोहबंद बना हुआ है। यहाँ की जेर जमीन दुनिया के लोग भी शायद उससे डरते हों। असद ने उसकी सरगर्मियों की जो तस्वीर कशी की है उसने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपकी बातों से शुबा हो रहा है कि आप उससे कुछ मरूब हो गए हैं। खजाला ने शोखी से हंसकर मजाहिया लहजे में कहा। तुम्हें अच्छी तरह इल्म है कि डर और खौफ मेरी सरिश्त में शामिल नहीं है। दुनिया का बड़े से बड़ा बदमाश भी मुझे मरूब नहीं कर सकता। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस वक्त हम अपनी सरजमीन पर नहीं हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमारे वसाइल बहुत महदूद हैं। हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। इस वक्त मेरी तमाम उम्मीदें डान से वाबस्ता हैं। डान? उसने ताहिर ज़दा आवाज में वो नाम दोहराया और भड़के हुए अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या डान क्वांग फू मकाओ से यहाँ आया हुआ है? मैं बेसाख्ता हंसने लगा। गजाला कुछ सहमे हुए अंदाज में मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। मेरी हंसी कम हुई तो मैंने उसे समझाया, तुम्हारे जहन पर वही एक डान सवार है। फिर वो बेचारा इतना बुरा भी नहीं था। अगर उसने हम दोनों को रिश्ते के बंधन में बांधने के लिए चीन से एक मुसलमान निकाह ख्वाह न बुलवा लिया होता तो क्या पता कि हम आज भी एक दूसरे के लिए नामहरम होते। उसकी एक नेकी के एवज उसकी सारी ज्यादतियां मुआफ की जा सकती है। फिर आप किस डान का जिक्र कर रहे हैं? उसने मेरी बात दरमियान से उचक कर मुस्तरिबाना लहजे में सवाल किया। ये बैंकॉक का डान बर्नार्ड है, बहुत अनोखा आदमी है। मैंने उसे बताया, अगर वो किसी तरह मेरा साथ देने पर आमादा हो गया तो पूरी दुनिया राजन और सोबराज का तमाशा देखेगी। डान बर्नार्ड अचानक कैसे दरियाफ्त हो गया? असद ने उसके बारे में बहुत कुछ बताया है। वो मेरे काम का आदमी मालूम होता है। कल उसने आपको कुछ नहीं बताया था। इससे मिलकर आए तो आपके चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। उसकी मोशगाफियों ने आपको परागंदा खातिर कर दिया था। आपका मूड इतना खराब था कि मेरे असद से होने वाली गुफ्तगू के बारे में ज्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं की। अब 18-20 घंटे में उसमें ऐसी क्या तब्दीली आ गई कि वो आपको नए रास्ते बता रहा है? यहाँ आकर तुम्हारा हाफजा खराब हो गया है। कल मैंने असद के पास से लौटते ही तुम्हें बताया था कि वो अपनी तैनाती की मुद्दत पूरी करने के बाद अपने पाकिस्तान वापसी का इंतजार कर रहा है। इस मरहले पर वो अपने अफसरान बाला से हदायत लिए बगैर कोई बड़ा फैसला नहीं करेगा। इसका यह मतलब हुआ कि वो अपने किसी बड़े से बात करने के बाद आपसे दोबारा मिलने के लिए आया था। गजाला ने ताई तलब लहजे में कहा। इन हदायत के साथ उसे कराची की अखबारी इतलात ने भी बहुत मुतासर किया है। मैंने उसे बताया, कल वो यहाँ से वापसी पर अपने अखबारात देता हुआ गया था। हब रिवर रोड के वैराने में विजय और उसके साथियों के अंजाम ने उसकी आंखें खोलती हैं। अब वो राजन और सोबराज के खिलाफ खुलकर मेरा साथ देने पर आमादा हो चुका है। डान बर्नार्ड उसकी दरियाफ्त है। वो बैंकॉक का एक गोशा नशीं बदमाश है जिससे आज भी हर शख्स थर्राता है, लेकिन वो दुनिया माफिया से बेखबर होकर अपनी गुजर औकात के लिए एक शराब खाना चला रहा है। बदमाश अगर कानून की गिरफ्त से बचे रहें तब भी इनका अंजाम बहुत इबरतनाक होता है। ये कुदरत का कानून है जिससे किसी को मफर नहीं है। अगर बर्नार्ड अपना सारा दम खम खो देने के बाद तायब हो चुका है तो आपके लिए क्या कर सकेगा? उसका दम खम अभी खत्म नहीं हुआ। 2 साल पहले तक राजन की राह की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था वो। फिर यकायक एक 22 साल औरत ने सब कुछ बदल दिया। टान गुमनामी के गोशे में चला गया और राजन बहुत तेजी के साथ यहाँ अपने कदम जमाता चला गया। 22 साल की उम्र तो कुछ भी नहीं होती, खजाला ने हैरत से कहा। उस बेवसात लड़की ने डान जैसे घाघ आदमी को ऐसी पसपाई पर क्यों मजबूर कर दिया? वो लड़की नहीं औरत थी। औरत, मैंने जोर देकर जवाब दिया।
वो डॉन की औरत थी जो उसकी महबूबा से बीवी बनी थी। एक रोज उसने भरे बाजार में डॉन पर जूतियां बरसानी शुरू कर दी। डॉन उससे पिटता रहा और जब वो थक कर रोने बैठ गई तो डॉन सर झुकाकर अपने घर चला गया। इसके बाद उसने बदमाशी तर्क कर दी। वो चाहता तो उस बेहुदा औरत के चीथड़े उड़ा सकता था। गजाला को इस कहानी पर फौरी तौर पर यकीन नहीं आ रहा था। ये इसकी शराफत थी कि शहर का नामी गिरामी बदमाश होने के बावजूद उसने अपनी गुस्ताख बीवी पर हाथ नहीं उठाया। इस मामले में दूसरी कोई राय कायम नहीं की जा सकती। आखिर उसे अपने शौहर पर जूती उठाने की जरूरत क्यों पेश आई? वो एक औरत की संग दिली का वाकया था। इसके बारे में गजाला का तजस्सुस बेदार हो चुका था। मैंने इस बारे में ऐसा से कोई सवाल नहीं किया। मैंने ईमानदारी से एतराफ़ करते हुए अपनी बात जारी रखी। उसे सबब मालूम होता तो वह जरूर इसका जिक्र करता। मेरा ख्याल है कि यह राज अब हमेशा बर्नार्ड के सीने में दफन रहेगा। क्यों? तो उसने अपनी जुबान बंद की हुई है तो उसकी बीवी लोगों को असल हकीकत बता सकती थी। वो कहाँ है? गजाला सब कुछ भूल कर डॉन और उसकी बीवी के पीछे पड़ गई थी। इस वाक़े के बाद से वो गायब है। हो सकता है कि उसने खुदकुशी कर ली हो। औरत कोई भी हो, बहुत ठंडे दिलो दिमाग की मालिक होती है, आसानी से चिरागपा नहीं होती। इन दोनों के दरमियान यकीनन कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी जिसके नतीजे में एक की काया पलट गई और दूसरी हमेशा के लिए रुपोश हो गई। वो लम्हा भर के लिए खामोश हुई, लेकिन उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो दोबारा बोली तो उसकी आवाज़ पुरख्याल थी। हो सकता है कि डॉन ने किसी राह चलती औरत के मुकाबले में उसकी तजलील की हो। कोई औरत बिला वजह इतनी मुश्तिल नहीं हो सकती कि दीवानी होकर अपने शौहर को मारना शुरू कर दे। मुझे अफसोस है कि मैं मसले के इस पहलू पर रिसर्च नहीं कर सका। मैंने हल्की सी तुर्शी के साथ जवाब दिया। असद इस वाक़े का चश्मदीद गवाह नहीं था। उसने मुझे सुनी सुनाई बातें बताई हैं। यह बात हर शक व शुबे से बाला तर है कि तकरीबन 2 साल पहले यहाँ ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ था और इसका एक किरदार मेरे लिए कारामद साबित हो सकता है। ओहो, आप बुरा मान गए? वो हंस कर बोली। हमें इस औरत से क्या लेना? हमें अपनी तवज्जो डॉन बर्नार्ड पर मरकूज रखनी चाहिए। अगर वो छोटा राजन का पुराना हरीफ है तो उसे किसी न किसी तरह बहला फुसला कर राह पर लाया जा सकता है। मैं तुम्हें यही बता रहा था। मैं उस पर कुछ मेहनत करना चाहता हूँ। आज शाम को 5 बजे असद यहाँ आएगा और मुझे सेलर्स बार ले जाएगा। मेरा ख्याल है कि उस बार में मेरा जाना मुनासिब नहीं रहेगा। वो बोली। नाम से जाहिर हो रहा है कि वो अच्छी जगह नहीं होगी। वो मामला फहमी और मिजाज शनासी में अपना सानी नहीं रखती थी। मेरे चिड़चिड़ेपन का अंदाजा करते ही उसने डॉन बर्नार्ड के मौजू को वहीं समेट दिया। बेहतर यही है कि तुम होटल में रुकी रहो या आसपास के बाजार की सैर कर लो। मैं नरमी से मशवरा दिया। यह ख्याल रखना कि होटल से ज़्यादा दूर ना निकल जाना। मैं अपनी शदीद तरीन ख्वाहिश के बावजूद उससे ये नहीं कह सका कि वो बैंकॉक की किसी टैक्सी में अकेली लंबा सफ़र न करे। मेरा पिछला तजर्बा था कि बैंकॉक के टैक्सी ड्राइवर आम तौर पर लफंगे नहीं होते। वो अपनी सवारियों से किराए के मोल तोल में अपने गुर जरूर आजमाते हैं, लेकिन अपने बकिया काम नहायत सपाट और पेशा वराना अंदाज में सरंजाम देते हैं। किसी सवारी से झगड़ा करते हैं, ना अकेली दुकेली औरत के साथ कोई लोफराना रवैया इख्तियार करते हैं। मुझे डर सिर्फ इस बात का था कि वो जिस तरह मर्दाना सवारियों की मेहमानदारी के लिए लड़कियों की तस्वीरी एल्बम साथ लिए फिरते हैं, इसी तरह जनानी सवारियों की दिलबस्तगी के लिए कहीं मर्दाना एल्बम लिए ना घूमते फिर रहे हों। मेरे इस शुबे की तस्दीक या तरदीद कोई अकेली स्याह ही कर सकती थी जो बैंकॉक की टैक्सियों में कसरत से सफ़र करती रही हो। ऐसी किसी औरत से मेरा राब्ता होना मुहाल था। अपने पहले फेरे में मैंने देखा था कि बैंकॉक में नजर आने वाले गैर मुल्की स्याहों में यूरोप से अफ्रीका तक के मर्द और औरतें शामिल थीं। बेशतर खवातीन अपने अहले खाना के साथ या ग्रुपों की शक्ल में घूमती फिरती नजर आती थीं, लेकिन एक बड़ी तादाद अकेली औरतों और लड़कियों की भी थी। ये कहना दुश्वार था कि इनका मकसूद सिर्फ स्याह था या वो इस मरतम खेज खित्ते के दूसरे असरार और रमूज से भी बहरावर होने का इरादा लेकर आई थी। यूरोप से आने वाली कहानियों से यह जाहिर होता था कि सयाम की सरजमीन अयाश तबा मर्दों और औरतों में यकसा मकबूल थी। मेरे लिए होटल का वसी शॉपिंग आर्केड बहुत काफ़ी है। खजाला ने मुस्कुराते हुए राय जाहिर करके मेरे ज़हन का बोझ हल्का कर दिया। यहाँ नवादरात से रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया तक भरी हुई हैं। आपका बगैर दूर जाने के बजाय इन दुकानों की सैर को तरजीह दूंगी। वो बात ख़त्म होते ही मेरे जहन पर खुद मुलामती की एक रूज सवार हो गई। थाईलैंड और इन इतराफ़ में वाक़ दूसरे ममालिक में हज़ारों मील लंबे साफ सुथरे साहिल, कुदरती जंगलात, छोटी छोटी झीलों, झरनों, हैवानी हयात और नवादरात समेत सयाहों की दिलचस्पी के बेशुमार लवाजम हर तरफ कसरत से बिखरे हुए थे। और दूर दराज से सियाहत के लिए इन इलाकों में आने वाले बेशतर अफराद इन इलाकों में इस कुदरती हुस्न और फितरी रंगीनियों के मुशाहिदे से लुत्फ अंदोज होने की नीयत से आते थे। खटिया किस्म की शबीना तफरीहात का जाल सिर्फ बैंकॉक और इक्का दुक्का करीबी मराकज में फैला हुआ सकता था। इस गरीब और तरक्की पजीर मुल्क के दूर उफ्तादा मकामात में ऐसी खराफात का गुजर नहीं हो सकता था
मगर सारी खूबियों को नज़रअंदाज करके मेरे जहन में बैंकॉक की जिंदगी का सिर्फ वो पहलू जागुज़ी हो चुका था जिसकी आकाशी रात के कमरे में आने वाले सैफिल के फोन ने की थी। ये कोई अच्छी बात नहीं थी कि मैं बैंकॉक में बसने वाले इज्जतदार शुराफा की अक्सरियत को भूलकर सिर्फ इन बिगड़े हुए लोगों के हवाले से फिक्रमंद था जो इज्जत, अना और खुददारी जैसी ज़ाती सिफात को भूल भाल कर हर कीमत पर गैर मुल्की सियाहों की जेबें खाली कराने पर तुले रहते थे। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में ऐसे लोगों के छोटे छोटे ग्रोह पाए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि बैंकॉक में शायद ऐसे ग्रोह ज़्यादा बड़े थे और इनकी तादाद भी ज़्यादा थी। वो नफ्स परस्तों को लुभाने और रुझाने की कोशिशें ज़रूर कर सकते थे, किसी को ज़बरदस्ती इस दलदल में नहीं डाल सकते थे। सुबह बाजार का चक्कर लगाते हुए हम दोनों को अंदाज़ा हो गया था कि इस रोज़ बैंकॉक का मौसम गर्म और कुछ मरतूब सा था। फिजा नमी के बड़े हुए तनासुब की वजह से इस कदर बोझल हो रही थी कि सांस लेना दो भर हो रहा था। खाने के बाद मैंने गजाला को सैर के लिए निकलने की पेशकश की, लेकिन उसने हबस और गर्मी की वजह से कसलमंदी का इजहार किया और हमने अपना वक्त होटल के खुनक और आरामदेह कमरे में गुजारने का फैसला कर लिया। ठीक 5 बजे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया तो असद होटल के लाबी में अपनी मौजूदगी की इत्तला दे रहा था। मैं पहले से रवानगी के लिए तैयार था, सिर्फ जूते पहनने की देर थी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो गजाला ने मुझे टोक दिया, क्या आप खाली हाथ वहाँ जा रहे हैं? अव्वल खान से हासिल की जहरीली अंगूठियाँ हर वक्त मेरी उंगलियों में मौजूद रहती थी। मैंने हाथ उठाकर उसे दिखाते हुए कहा, मैं वहाँ लड़ने के लिए नहीं जा रहा, फिर भी ये अंगूठियाँ मौजूद हैं, किसी हंगामी सूरत हाल में काम आ सकती हैं। टान बर्नार्ड कोई नेक इंसान नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी बीवी से पिटकर गोशा नशी हुआ है, उसकी खसलत वही पुरानी होगी। हम भीमगंज यहाँ तक लाने में कामयाब हो गए हैं, तो मेरा मशवरा है कि इसे साथ लेते जाइए। अच्छा है कि अपने बचाव के लिए कोई फालतू हथियार जेब में पड़ा रहे, वो ज़्यादा भारी नहीं है। मेरी रजामंदी पाकर गजाला ने सूटकेस में से भीमगंज निकाल कर मेरे हवाले कर दी। मैं चौथी रहायशी मंजिल से लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो सामने ही असद एक सोफे पर आराम से बैठा सिगरेट की गहरी कश लेता हुआ नजर आया। उसकी निगाहें लिफ्ट की तरफ मरकूज थी। मुझे देखकर उसके होठों पर नर्म सी दोस्ताना मुस्कुराहट फैल गई। मैं सीधा उसकी तरफ हो लिया। उसने अपनी जगह से उठकर पुरतपाक अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया, फिर मेरा हाथ थाम कर लाबी के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल दिया। इधर कहाँ जा रहे हो? क्या डान की तरफ जाने का इरादा नहीं है? मैंने पूछा। उधर भी चलेंगे, उसने बेपरवाही से जवाब दिया। आजकल यहाँ के दिन लंबे होते हैं, अभी झटपटा होने में देर है। चाय की एक प्याली पर कुछ बातें करके निकल जाएंगे, इससे हमारा कोई वक्त तय नहीं है। बिन बुलाए मेहमान किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। उसका जवाब माकूल था। मैं मुतमईन हो गया और उसकी रहनुमाई में एक अलग थलग सोफे पर जा बैठा। उसने करीब ही मंडलाते हुए वेटर को कॉफ़ी का आर्डर दिया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। मुझे मैदान में कोई अमली काम किए तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं। उसने धीमी और पुरख्याल आवाज़ में कहना शुरू किया, जब से यहाँ आया हूँ ऊपरी देखभाल और मॉनिटरिंग का काम हो रहा है। अब तुम्हारे आ जाने के बाद एक काम सामने आया है तो बहुत बड़ा महसूस हो रहा है। मुझे तुम्हारी पोजीशन का अंदाज़ा है, मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा। तुम यहाँ मेरी तरह खुफिया तौर पर नहीं आए, तुम्हारी बाकायदा पोस्टिंग हुई है। तुम बैंकॉक के मकामी हुकाम की नज़रों में आए हुए हो। मुमकिन है कि तुम्हारी खुफिया निगरानी भी होती हो। इन हालात में तुम्हारे लिए खुलकर मैदान में आना दुश्वार हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, उसने मेरी कताई कलामी करते हुए जवाब दिया। इब्तिदा में बहुत से चक्कर थे, कई हफ्तों तक मेरी निगरानी भी होती रही। रफ्ता रफ्ता मकामी हुकाम मेरी सरगर्मियों से मुतमईन हो गए और अब मैं आज़ादी से पूरे शहर बल्कि मुल्क भर में घूमता फिरता हूँ। पताया और फोकट से चयांग माई तक मेरे मरगूब ठिकाने हैं। कराची से मिलने वाली अखबारी इतलात से मुझे महसूस हो रहा है कि सोबराज अब एक जख्म खोरदार नाग बन चुका है। उसे छोटा राजन की पनाह में जाने से पहले मार लिया जाए तो काम आसान हो सकता है। एक बार वो उस तक पहुंचने में कामयाब हो गया तो हमें उसे देर करने में दांतों पसीना आ जाएगा। उसकी जुबान से सोबराज को मार लेने का जिक्र सुनकर मुझे खुशी हुई। अपने किसी बड़े अफसर से रब्ता करने के बाद उसकी सोच में नुमाया तब्दीली आई थी। मैंने धीरे से कहा, अब ओखली में सर दिया है तो मौसलों से क्या डरना। मैं इस मुश्किल काम को पाया तकमील तक पहुंचाने का बेड़ा उठाकर यहाँ आया हूँ। कोई मेरा साथ दे या ना दे, मुझे ये काम पूरा करना है। शायद मेरी तरफ से तुम्हारे जहन में कोई गिरा पड़ गई है, उससे मजरूर लहजे में कहा। मैं महसूस कर रहा हूँ तुम मेरी हर बात को गलत पैराए में ले रहे हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैंने उसका बाजू दबा कर कहा। मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझ रहा हूँ, मैं अपनी सहूलत के लिए तुम्हें किसी मुश्किल सूरत हाल में फंसाना नहीं चाहूँगा। उसने खामोशी से मेरी बात सुनी, फिर एक गहरा सांस लेकर बोला, मेरा ख्याल है कि गलती मेरी है। मुझे लंबी तमहीद उठाने के बजाय बराह रास्त सीधी बात कहनी चाहिए थी। ये काम आसान हो या मुश्किल, मैं गले तक तुम्हारा साथ दूंगा। इस मामले में डान से होने वाली मुलाकात बहुत अहम है। अगर तुम उसे शीशे में उतारने में कामयाब हो गए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। किसी वजह से डान ने तुम्हें अपने पुट्ठे पर हाथ न रखने दिया तो हमें अपना काम खुद पूरा करना होगा। मुझे इस बात का पूरा इदराक है,
मैंने अपने सर को इस्बात में जुम्बिश देकर कहा, मेरी कोशिश होगी कि मैं डॉन को राम करने में कामयाब हो जाऊं। मेरा इरादा है कि मैं उसे अकेला मिलूं तो मुझे दूर से बार दिखाकर लौट आना। यह नहीं हो सकता, उसने तेजी से कहा। इस मुलाकात में हम दोनों का साथ रहना जरूरी है। मैंने यहाँ रहकर इतनी थाई सीख ली है कि बुरी बात समझ लेता हूँ, थोड़ी सी दुश्वारी से बात भी कर लेता हूँ। मकामी जुबान से नावाकफियत की वजह से तुम्हारा अकेला जाना मुनासिब नहीं होगा। तो क्या डॉन सिर्फ थाई जुबान में बात करता है? मैंने हैरत से सवाल किया। वो रवानी से अंग्रेजी भी बोलता है, लेकिन अपने आदमियों से मकामी जुबान में बात करता है। हमें मालूम होना चाहिए कि वो हमारे बारे में अपने आदमियों से क्या कहता है। मैंने वो पेशकश करके उसे दूर रहने का एक सुनहरा मौका फराहम किया था। उसने मजबूत जवाब के साथ मेरी पेशकश मुस्तरद करके ये साबित कर दिया कि वो पूरी नेक नियति के साथ मेरा शरीके कार बनने के लिए तैयार था। मैंने खुशदिली से कहा, फिर तो मामला फहमी के लिए तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है। ऐसा ना हो कि सेलर्स बार में उलझ जाने की वजह से तुम तेहरान से बैंकॉक आने वाली आज की परवाज की देखभाल न कर सको। इस वक्त वो मामला सबसे ज्यादा अहम है। वो परवाज रात को देर से आती है, मैं उसे देख लूंगा। उसने अपने जवाब से मुझे मुतमईन कर दिया। इस दौरान में कॉफी आ गई और खत्म कर ली गई। वेटर को बिल अदा करके हम दोनों वहां से उठे और होटल की इमारत से बाहर निकल गए। असद अपने खतोखाल के लिहाज से इस शहर में अजनबी था, लेकिन वहां अपनी 2 साल अकामत के नतीजे में वह हर तौर तरीके से पूरी तरह बाखबर था। बाहर मौजूद टैक्सी की अगवी नशिस्त पर सवार होते हुए उसने टैक्सी ड्राइवर को मकामी जुबान में कुछ हदायत दी, जिसमें सिर्फ सेलर्स बार के 2 अल्फाज मेरे पल्ले पड़ सके। ड्राइवर ने टैक्सी का मीटर चलाया और हमारे सफर का आगाज हो गया। टैक्सी होटल के साफ सुथरे इलाके से जूं ही एक मसरूफ शाहराह पर आई, मुझे बेख्तियार अपना शहर याद आ गया। सड़क पर ट्रैफिक का जबरदस्त हजूम था। दफ्तरी और कारोबारी औकात खत्म होने के बाद हर शख्स सड़क पर आया हुआ महसूस हो रहा था। वो 2 तरफा सड़क खासी कुशादा थी, लेकिन बसों, टैक्सियों, टुक टुक और भांत भांत की सवारियों की कसरत की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार बहुत सुस्त थी। इन गाड़ियों के दरमियान नौजवान अपनी मोटरसाइकिलों पर ड्राइविंग की करतब दिखाकर सबसे पहले निकलने की कोशिश कर रहे थे। दोनों तरफ बनी हुई फुटपाथों पर साजो सामान बेचने वाले खांचा फरोशों का कब्जा था। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ पर जगह नहीं थी, तो बच बचा कर सड़क पर अपनी राह बनाने की कोशिश कर रहे थे। मजबूरी तौर पर ऐसी बदनज़मी का राज था कि अपना शहर कराची याद आ रहा था। फर्क सिर्फ एक था, कराची के ड्राइवर आमतौर पर बेसब्रे होते हैं। अपने से आगे वाले की मजबूरी का पूरा अंदाजा होने के बावजूद रास्ता लेने के लिए हार्न बजाते रहते हैं। बसों और मिनी बसों वाले इस दौड़ में सबसे आगे नजर आते हैं, लेकिन बैंकॉक के ड्राइवर इनके मुकाबले में बहुत साबिर और शाकिर नजर आ रहे थे। जो जहां था अपने हाल में मगन था। हर किस्म के मिले जुले शोर में किसी हार्न की आसाब शिकन आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आगे बढ़ने पर एक और तमाशा नजर आया। बाजार की गहमा गहमी जरा कम हुई और फुटपाथ ख्वांचों से खाली नजर आए तो इन पर मोटरसाइकिलें दौड़ती हुई दिखाई थी। बेसब्रे नौजवान सड़क पर रेंगने वाले ट्रैफिक में फंसकर अपने वक्त बर्बाद करने के मूड में नहीं थे। जिसको जहां राह मिल रही थी वो उसी तरफ दौड़ा जा रहा था। इनके लिए आसान तरीन तरकीब यह थी कि सड़क के किनारे आकर अपनी मोटरसाइकिल के अगले टायर को उछाल कर सड़क से उठी हुई फुटपाथ पर चढ़ें और यहां तक राह मिले सीधे दौड़ते चले जाएं। इन खतरनाक मोटरसाइकिलों से बचना पैदल चलने वालों की अपनी जिम्मेदारी थी। आ रहा है अपने लाहौर का समझा। मुझे बेहंगम ट्रैफिक के मुशाहिदे में मुनहमिक पाकर असद ने मेरी तरफ झुक कर सरगोशी की। लाहौर? मैंने हैरत से दोहराया। मुझे तो कराची याद आ रहा है। मालूम होता कि यहाँ आने वाले नौजवान वापसी पर फुटपाथों का सही इस्तेमाल सीख कर वहां जाते हैं। समझ में नहीं आता कि पैदल चलने वाले हादसा से कैसे बचते हैं। बस बच ही जाते हैं, वो हंस कर बोला।